नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह 6 बजे का वक्त हो रहा है। एबीपी रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ब्राजील संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में आग का तांडव देखने को मिला है। COP30 क्लाइमेट समिट के आयोजन स्थल पर यह भीषण आग लग गई है। बड़ी खबर और तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, कितनी ज्यादा भीषण ये आग यहां पर लगी हुई नजर आ रही है, विकराल रूप लेती हुई। मुख्य स्थल ब्लू जोन में यह भीषण आग लगी है। अचानक आग लगने की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी यहां पर मच गई। हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास किए गए। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। यह राहत की बात है कि समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि जांच का विषय है कि आखिर ये आग इतनी तेज कैसे फैलती चली गई और इसका कारण आखिर क्या रहा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ब्राजील से, जहां पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में आग का तांडव देखने को मिला है। जैसे ही आग लगी वैसे ही अफरा तफरी, चीख पुकार यहां पर मच गई। COP30 क्लाइमेट समिट के आयोजन स्थल पर यह आग लगी है, जो मुख्य स्थल था ब्लू जोन। यहां पर यह भीषण आग लगती हुई नजर आई। जान बचाने के लिए जो डेलीगेट्स की टीम है वो यहां वहां भागती हुई भी नजर आई, लेकिन राहत की बात रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। जैसे ही आग फैली वैसे ही वहां पर मौजूद जो फायर एक्सटिंग्विशर्स थे उसका इस्तेमाल कर इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। हालांकि ये जो विकराल रूप ये आग ले चुकी थी, फायर एक्सटिंग्विशर्स भी काफी फीके साबित इस आग के आगे पड़ते हुए नजर आए। 3 तस्वीरें आपके सामने, कैसे जान बचाने के लिए डेलीगेट्स की जो टीम है वो भागती हुई नजर आई। यहाँ पर मुख्य स्थल पर जो इंतजाम किए गए थे फायर सेफ्टी को लेकर, उसका इस्तेमाल किया गया और अग्निशमन यंत्र के द्वारा इसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन आग बेहद विकराल रूप ले चुकी थी। बड़े नुकसान की भी यहाँ पर जो आशंका है वो व्यक्त की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन और इसी स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, डेलीगेट्स की टीम मौजूद थी और जैसे ही आग फैली विकराल रूप इस आग ने ले लिया और उसके बाद हड़कंप मच गया। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने, आप कैंपस के अंदर की और बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे इस आग ने भीषण रूप ले लिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे ब्राजील में कैसे आग से हड़कंप मच गया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन में यह आग लगी और मुख्य स्थल ब्लू जोन में अचानक से आग लगती हुई नजर आई। बता दें आपको कि इस आग के लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल नजर आया। हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और ये बहुत राहत की बात रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, किसी के घायल होने की भी सूचना नहीं है। आग उस क्षेत्र में लगी जहां पर सभी जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं वो चल रही थी। आग लगते ही लोगों को बाहर सुरक्षित निकालने की कोशिशें यहां पर की गई, अफरा तफरी का क्योंकि माहौल था। ऐसे में सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। समय रहते इंफॉर्मेशन सिस्टम से अलर्ट भी जारी किया गया और पूरे परिसर को तेजी के साथ खाली कराया गया। तो देखिए ब्राजील में आग का तांडव देखने को मिला। COP30 के मुख्य स्थल पर आग जान बचाने के लिए लोग यहां वहां भागते हुए भी नजर आए। तस्वीरें आपने देखी तो कैसे शिखर सम्मेलन में आग लगने से हड़कंप ब्राजील में मच गया। COP30 कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भीषण आग लगी थी और चंद मिनटों के अंदर कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागते हुए नजर आने लगे। हर कोई जिधर जगह दिखी उधर भाग निकला अपनी जान बचाने के लिए। कॉन्फ्रेंस हॉल के एक कमरे में लगी अचानक आग से लोगों को सोचने का एक भी पल नहीं मिला। इस दौरान इमरजेंसी अलर्ट की वजह से जो जहां था वहीं से भागने लगा। आयोजन से जुड़े लोगों ने मोर्चा संभाला, आसपास रखे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया, लेकिन लोग इतने बदहवास थे कि आग से पहले अग्निशामक यंत्र को खोल दिया। नतीजतन आग पर न के बराबर असर पड़ा और धुएं की वजह से आग की सटीक लोकेशन दिखनी बंद हो गई। आग चारों तरफ अपना दायरा बढ़ा रही थी। लपटें इतनी भयंकर और इतनी ऊपर तक जा रही थीं कि एक दूरी के बाद लपटों के ऊपर सिर्फ काला धुआं ही दिखाई दे रहा था। साथ ही नीचे गिरती राख आग बुझाने की कोशिशों में मुश्किलें पैदा कर रही थी। आग बेलेम में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के मुख्य स्थल ब्लू जोन में लगी थी। आग का तांडव थमा तो चंद लोगों का जमावड़ा और आग वाली जगह पर धुएं का गुबार काबिज था। आग तो थम चुकी थी, लेकिन उससे हुआ नुकसान हर तरफ बिखरा पड़ा था। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऑनलाइन ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया है। फर्जी ई कॉमर्स एप्लीकेशन फ्रॉड पर ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पीएमएलए कानून के तहत 8 करोड़ 46 लाख रुपए जब्त भी यहां पर कार्रवाई के तहत किए गए हैं। 92 बैंक अकाउंट्स और क्रिप्टो वॉलेट में पैसे थे। पार्ट टाइम जॉब, इन्वेस्टमेंट, टास्क के नाम पर यहां ऑनलाइन ठगी की जा रही थी और स्कैम के जरिए लोगों के साथ ठगी की जा रही थी और इन ठगों ने 285 करोड़ रुपए ठगे थे और अब इसका खुलासा हो गया है। ऑनलाइन ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए बड़ी मात्रा में यहां पर जो रुपए हैं उनको जब्त किया गया है और साथ ही 92 बैंक अकाउंट्स और क्रिप्टो वॉलेट में ये पैसे डाले गए थे जिनके बारे में जानकारी ईडी की टीम को लग गई है और ऐसे में आगे की जो कार्रवाई है वो लगातार अब की जा रही है। ऑनलाइन माध्यम से यानी कि इंटरनेट के माध्यम से फर्जी ई कॉमर्स एप्लीकेशंस के द्वारा फ्रॉड और लगातार ऑनलाइन ठगी के जो तमाम मामले सामने आ रहे थे उस पर ईडी ने की है ये बड़ी कार्रवाई। और आइए आप खबर आपको बता दें झारखंड से, जहां पर पेपर लीक गोरखपुर में गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ ने एक बड़ा एक्शन लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, झारखंड एसएससी एग्जाम में पेपर आउट करने वाला अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी को यूपी एसटीएफ की टीम ने गोरखपुर से अरेस्ट किया है। ये बड़ी खबर और बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। रांची में एफआईआर हुई थी और उसके बाद विनय साहा उर्फ हरिहर सिंह लगातार फरार था। पुलिस को कई दिनों से विनय की तलाश थी। आरोपी के पास से नेपाली और भारतीय सिम कार्ड्स बरामद की गई हैं। 22 सितंबर 2024 को जेएसएससी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। रांची के एक होटल में पेपर लीक का प्लान तैयार किया गया था और लगातार इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के लिए विनय की जो तलाश है वो पुलिस कर रही थी और अब गोरखपुर से आरोपी को यूपी एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको एक और बड़ी खबर बता दें, दिल्ली से मिल रही है, जहां पर सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र सुसाइड मामले में एक्शन हुआ है। दिल्ली सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का जो है गठन किया गया है। 3 दिनों के अंदर समिति को अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपनी होगी। समिति की अध्यक्षता सह आयुक्त हर्षित जैन करेंगे। स्कूल प्रशासन ने 4 शिक्षकों को सस्पेंड भी कर दिया है। शिक्षक के शोषण से तंग आकर छात्र ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद देखिए अभिभावकों का जो गुस्सा था वो सड़कों पर निकल कर आया था। प्रदर्शन लगातार किया जा रहा था और न्याय की बात यहां पर की जा रही थी, जस्टिस की बात की जा रही थी और अब इस पूरे मामले को लेकर जो एक्शन है वो लगातार लिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने मामले की जांच के लिए जो 5 सदस्यीय टीम है उसका गठन कर दिया है। तो दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र शौर्य ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी थी। सुसाइड नोट में छात्र ने कुछ टीचर्स पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। 16 साल का शौर्य अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसको इंसाफ दिलाने के लिए पेरेंट्स ने हल्ला बोल कर दिया। सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर शौर्य को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। हाथों में शौर्य की फोटो के साथ वी वांट जस्टिस के पोस्टर लिए लोग आरोपी टीचर्स के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। ये ना हम में भी इतनी हिम्मत और ताकत और सोच नहीं आएगी। उस बच्चे ने कितना सहा होगा और एक भरा है ना जिस दिन उसका मटका परसों, तो वो लड़का कूद गया ऊपर से। टीचर्स को तो इनका टीचिंग लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं और हमें बहुत डर है कल के है ये घटना से परसों के कि भाई कल को हमारा बच्चा ऐसा कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए। आपको बता दें कि शौर्य के बैग से पुलिस को 1.5 पन्ने का सुसाइड नोट मिला। उसमें उसने टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की पड़ताल में जुटी है। और वहीं यूपी के सहारनपुर में नीलगाय के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। 2 नीलगाय खेत से निकलकर दौड़ते हुए सड़क पर आए और उसके चलते बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। दौड़ते हुए दोनों नीलगाय बाइक से टकरा गई और इसके बाद दोनों को कार ने टक्कर मार दी। एक तरफ बाइक सवार 3 लोग जमीन पर गिरे, दूसरी तरफ दोनों नीलगाय। कोई कुछ समझ पाता हादसा कैसे हुआ। तब तक एक नीलगाय उठकर भाग गई, जबकि दूसरी वहीं तड़पती रही और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नीलगाय हवा में करीब 10 फीट तक ऊपर उछल गए। खतरनाक टक्कर के बाद कार वाला करीब 100 मीटर दूर जाकर रुका। वो तो गनीमत रही कि बाइक पर सवार तीनों लोगों के सिर पर चोट नहीं आई, वरना किसी की जान न बच पाती। राहगीरों ने फौरन बाइक सवारों को उठाया, अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 3 लोग शादी समारोह में जा रहे थे, तभी टिहोली गांव के पास ये हादसा हो गया। तस्वीरें पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। पीएम मोदी आज दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी 3 दिन के दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जा रही हैं। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि 22 और 23 नवंबर को सभी महत्वपूर्ण सत्रों में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई देशों के नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रहने वाले हैं और इस दौरान 21 से 23 नवंबर तक जोहान्सबर्ग में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। बता दें आपको कि ये G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले नवंबर 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने ग्लोबल साउथ की पुरजोर वकालत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को इस शिखर सम्मेलन का सदस्य बनवाया था। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में पहले G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की दमदार मौजूदगी ग्लोबल साउथ में एक नया कूटनीतिक इतिहास लिखेगी। तो G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचेंगे। आज से उनके दौरे की शुरुआत होने जा रही है। कई नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। अफ्रीकी धरती पर यह पहला G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप पर यह आयोजन किया जा रहा है। वैश्विक आर्थिक सहयोग जो मकसद है, इससे ये कहीं ना कहीं सहयोग में बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दों पर भी इस G20 शिखर सम्मेलन में बातचीत होगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी बात होगी। ये जो बड़े मुद्दे हैं जो कि G20 शिखर सम्मेलन में एक बड़ा चर्चा का विषय रहने वाला है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में देखिए हार के बाद कांग्रेस में घमासान जारी है। 43 नेताओं को जारी किया गया है कारण बताओ नोटिस। जवाब देने के लिए आज दोपहर 12 बजे तक का जो समय है वो दिया गया है। बिहार चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का इन नेताओं पर आरोप है। तो कांग्रेस अब लगातार हार पर मंथन कर रही है और अब बिहार में जो एक हार हुई है कांग्रेस की, कहीं ना कहीं उसको लेकर अब कांग्रेस के अंदर भी घमासान, क्योंकि बिहार में देखने को मिला था। ऐसे में बिहार में 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, शो कॉज नोटिस, क्योंकि जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये नेता शामिल रहे हैं उसको लेकर आज दोपहर 12 बजे तक का समय है जब इन नेताओं को जवाब देना होगा। देखिए एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने उन 12 राज्यों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि बिहार में वोट चोरी से सरकार बनी। बीजेपी की जो सरकार बनी है वो वोट चोरी से बनी है। वोट चोरी तमाम तरीकों से हुई है। 62 लाख वोट काटे गए, 20 लाख ऐड किए गए। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर बीजेपी अपने हिसाब से करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सब चीज करने के लिए एसआईआर कर रहा है। यानी कांग्रेस के हमले जितने बीजेपी पर हैं, उतने ही चुनाव आयोग पर भी। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है एक बड़ा बयान। बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर में सरकार अवश्य होनी चाहिए, कहना है मोहन भागवत का। साथ ही भागवत ने कहा है कि सरकार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार और पार्टियों के मामले में नहीं करता हस्तक्षेप। विनाश होने में 2 मिनट का समय लगता है लेकिन निर्माण में 2 साल लग जाते हैं। भौतिक मामलों में शांति जल्द स्थापित हो जाएगी। आंतरिक शांति आने में कुछ समय जरूर लगेगा। आरएसएस की तुलना किसी संगठन से नहीं की जा सकती। मोहन भागवत ने इन बड़ी बातों का जिक्र किया है, एक बड़ा बयान दिया है। तो उनकी बड़ी बातें क्या रही इस संबोधन के दौरान, आपको यह भी बता दें। मणिपुर में सरकार अवश्य होनी चाहिए, कहना है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के जो प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं और ऐसे में सरकार और पार्टियों के मामले में हस्तक्षेप आरएसएस नहीं करता है, संघ नहीं करता है, यह भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि विनाश होने में मात्र 2 मिनट का समय लगता है लेकिन निर्माण कार्य होने में, विकास होने में 2 साल लग जाते हैं। भौतिक मामलों में शांति जल्द स्थापित हो जाएगी, कहना मोहन भागवत का। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर तीखा तंज कसा है। बिना एकनाथ शिंदे का नाम लिए उद्धव ठाकरे ने यह निशाना साधा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर उद्धव ठाकरे ने यह तंज कसा।
दिल्ली में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई थी। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की सीएम फडणवीस से अनबन पर तंज कसा है, निशाना साधा है, कहा और साथ ही बिना शिंदे का नाम लिए उन्होंने कहा है कि कोई दिल्ली जाकर ये रोना रो रहा है कि मेरे साथ मारपीट हुई है, ये लाचारी क्यों है? अगर सही समय पर अच्छी शिक्षा मिली होती तो ये सब नहीं देखना पड़ता। आपको बता दें कि शिंदे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और महाराष्ट्र में शिंदे गुट और बीजेपी के बीच में कहीं ना कहीं जो अनबन की खबरें हैं वो महाराष्ट्र से सामने आ रही थी। कई ऐसे जो वाकये हैं वो यहां पर हुए हैं, लेकिन जब शिंदे दिल्ली पहुंचे तो उसके बाद उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा। आणि आता हे सगळ्यांना कळते। काल जे गेले होते ना, बाबा मारलं, बाबा तो ओलल्ला अरे ओलल्ला पण तुझी दाढी आली, तू आता बोबडं कशाला बोलतोस? हे एवढे लाचार झालेले आहेत लोक की स्वतःमध्ये हिंमत असणार। हिंमत होते कशी तुम्हाला दुखवण्याची? शिवसेनेमध्ये होता तेव्हा होती कोणाची हिंमत? कोणाची हिंमत नव्हती। पण स्वतःहून त्यांच्या ताटाखालचं मांजर झाल्यानंतर तुम्ही किती पट्टे मारा, मांजर भले वाघाची मावशी असली तरी मांजरी मांजरच असते, ती ताटाखालीच असते। त्या मांजराचा कधी वाघ नाही होऊ शकत, मांजराचा वाघ नाही होऊ शकत, वाघ हा वाघच असतो। आणि आता त्यांना कळते की हे वापरा आणि फेका, वापर करून घेणार आणि काम झालं का फेकून देणार, तसंच त्यांचं चाललेलं आहे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 30 नवंबर को यह सर्वदलीय बैठक होगी। किरेन रिजिजू ने सभी दलों के फ्लोर नेताओं को लेटर लिखा है इस बैठक के लिए। सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले बिल और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जानी है। सत्र के सुचारू संचालन के लिए आम सहमति बनाने के लिए जो सर्वदलीय बैठक है वो की जाती है। 30 नवंबर को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। शीतकालीन सत्र शुरू होना है, तो ऐसे में शीतकालीन सत्र के पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। वहीं चीन की पनडुब्बी वाली साजिश पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान और पनडुब्बियां और युद्धपोत दे रहा चीन पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। नौसेना की तरफ से ये एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। जल्द ही उनका जो इंडक्शन है वो शुरू होगा। वाइस एडमिरल की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। साथ ही भारतीय नौसेना की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम इसको लेकर जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। भारत अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन का यह कहना है, उन्होंने ये जानकारी साझा की है। तो संजय वात्स्यायन की तरफ से ये जो जानकारी साझा की गई है कि हर गतिविधि जो कि चाइना और पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है उस पर हमारी नजर है और जो भारतीय नौसेना है वो जवाबी कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है, पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने को रेडी है। और एक बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के शिखर पर लगने वाले ध्वज की तस्वीर भी अब सामने आ गई है। चमकदार केसरिया रंग का होगा राम मंदिर का ध्वज। राम मंदिर के ध्वज पर सूर्यदेव और ओम बना हुआ होगा। ये तस्वीर भी सामने आई है। अयोध्या के राम मंदिर के शिखर की शोभा बढ़ाने वाला ध्वज, जिसकी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखने में चमकदार केसरिया रंग का है। इस पर सूर्यदेव विराजमान है और वहीं ओम भी बना हुआ है। समारोह के निमंत्रण कार्ड की तस्वीर भी देखिए सामने आ गई है। इन 3 तस्वीरों को आप देख रहे हैं। समारोह का निमंत्रण पत्र भी आपको नजर आ रहा है और अयोध्या में ध्वज जो लहराएगा उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में होने वाले ध्वजारोहण समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की भी उम्मीद है। एक और अहम खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी ने किया है पलटवार। ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर है, बीजेपी ने कहा है। साथ ही बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ममता बनर्जी सीईसी पर निजी हमला कर रही हैं। उनका दर्द सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए है, बीजेपी का यह कहना है। ममता बनर्जी को सत्ता जाने का जो डर है वो सता रहा है, ऐसे में उनका दर्द सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए है, बीजेपी का कहना है। ममता बनर्जी सीईसी पर लगातार हमला कर रही हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर घुसपैठिए यहां से चले गए तो सत्ता जाने का जो डर है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को सता रहा है। बिहार
बिहार के बाद बीजेपी का अगला मिशन अब है पश्चिम बंगाल। जी हां, उधर ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिख दी है और एसआईआर पर एक बार फिर से कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। चिट्ठी में ममता बनर्जी ने एसआईआर से पैदा हुए हालात को चिंताजनक बताया, साथ ही इस प्रक्रिया को अव्यवस्थित करार देते हुए इसे खतरनाक बताया। जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो सुसाइड कर रहा है, तो बीएलओ भी सुसाइड कर रहा है। ममता बनर्जी जो खत लिखा वो तो एकदम सही लिखा। लेकिन ममता बनर्जी की ये दलील बीजेपी को हजम नहीं हो रही। No death till now has been reported from the other state. My question is, problem lies with the SIR or the state of origin? बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी को अपना वोट खोने का डर है, जिसके चलते वो ऐसा कर रही है। तो देखिए, बिहार के बाद अब अगला बड़ा चुनाव पश्चिम बंगाल में होना है और अपनी खास स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी वहां पर एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा भी बना रही है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के दौरान गिरिराज सिंह ने बंगाल में एसआईआर का बिगुल फूंका और कहा कि उनकी पार्टी कभी भी बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देगी। एसआईआर का विरोध कर रही ममता बनर्जी को गिरिराज सिंह ने एक बार फिर अवैध बांग्लादेशियों का हमदर्द बताया। दीदी जिस ढंग से एसआईआर में बांग्लादेशियों को बचाने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने। उधर ममता बनर्जी एसआईआर को मेंटल टॉर्चर की संज्ञा देती दिखी। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, जब से बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ तब से 28 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें कुछ डर से, कुछ अनिश्चितता की वजह से मरे, तो कई सरकारी कर्मचारी स्ट्रेस और काम के ओवरलोड से खत्म हो गए। सीएम ममता ने अपनी इसी लाइन पर इलेक्शन कमीशन को बाकायदा चिट्ठी भी लिखी। अब उनकी पार्टी बीजेपी को चिढ़ा रही है। बंगाल कभी बीजेपी का था ही नहीं और फ्यूचर में कभी भी बीजेपी का होगा भी नहीं। एसआईआर इकलौता ऐसा मुद्दा है जिस पर चुनाव से पहले दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। देखिए, राजनीति को अलग रख दें तो पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की समस्या को नकारा नहीं जा सकता है। एसआईआर की वजह से हालात यहां पर ये हो गए कि हर दिन सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी अपना बोरिया बिस्तर लेकर वापस लौट रहे हैं। इनमें कई बांग्लादेशी तो ऐसे थे जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के साथ 20-20 साल पश्चिम बंगाल में गुजार दिए। 20 साल पहले हम इनलीगल तरीके से आए थे। इनके कुछ एजेंट होते हैं जो पैसों के लिए ये काम करते हैं। एसआईआर के बाद पकड़े जाने के डर से सब पहले ही वापस चले जा रहे हैं। 10-12 साल हो गए। उधर हमारा रहने नहीं दे रहा है, वही तो कागज वगैरह नहीं है, इसलिए। नॉर्थ 24 परगना जिले के हाकिमपुर चेक पोस्ट के रास्ते वापस जा रहे किसी भी व्यक्ति के पास भारतीय दस्तावेज नहीं थे। इन लोग का पास कोई इंडियन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसीलिए वो लोग वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और वो आसपास का जिला और कोलकाता से जो लोग रहते हैं वो लोग अभी बांग्लादेश लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों के लौटने की इकलौती वजह अभी एसआईआर है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेलंगाना की, जहां के सिद्दीपेट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की एक खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई है। टक्कर का वीडियो देख ऐसा लगा मानो कार में शैतान बैठा हो। कार ने बाइक में ऐसी टक्कर मारी जिससे बाइक सवार कई फीट उछल गया। बाइक किसी और तरफ गिरी और बाइक सवार कहीं और। हादसे का ये डरावना वीडियो पीछे से आ रही दूसरी कार के डैश कैम में कैद हो गया। सड़क पर ट्रैफिक बेहद कम था, कार की स्पीड भी ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे ही कार पेट्रोल पंप के पास पहुंची, कार सवार को पता नहीं क्या भूत सवार हुआ। उसने स्टीयरिंग दूसरी लेन की तरफ मोड़ दी। एक बाइक टक्कर से बची, लेकिन दूसरी बाइक नहीं बच सकी और ये जबरदस्त हादसा हो गया। और बिहार में मंत्रियों के विभाग बंटवारे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में आज मंत्रालयों का बंटवारा हो सकता है। मंत्रिमंडल में सामाजिक और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि कल सीएम नीतीश और 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि विभागों का जो बंटवारा है वो नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज मंत्रालय उन मंत्रियों को मिल सकते हैं जिन्होंने कल शपथ ली है। और इस दौरान जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा और उस हिसाब से मंत्रिमंडल में मंत्रालयों का बंटवारा किया जाएगा। हालांकि किसको कौन सा विभाग मिलता है, किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है, ये देखना होगा। तो बिहार में आज ही मंत्रिमंडल में मंत्रालयों का बंटवारा हो सकता है, ये बड़ी खबर मिल रही है।
तो नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। ऐसे में पटना के गांधी मैदान में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। गांधी मैदान इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना और पीएम मोदी इसके साक्षी। मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 25 साल पहले पहली बार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार जब 2005 में दूसरी बार सीएम की कुर्सी पर बैठे तो उनको हटा पाना हर किसी के लिए नामुमकिन हो गया। पिता शपथ ले रहे थे और बेटा मंच के सामने बैठा था। जनता ने ये खुशी दी है हमारे एनडीए परिवार को। पापा को भी बधाई देता हूँ कि वो 10वीं बार सीएम का पद ले रहे हैं। शपथ ग्रहण संपन्न हुआ तो पीएम मोदी बिहार के स्टाइल में मंच से गमछा लहराना नहीं भूले। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी शामिल हुए थे। अब देखिए, गांधी मैदान के ऐतिहासिक मैदान में दो और नेता सुर्खियों में रहे। पहले सम्राट चौधरी और दूसरे विजय सिन्हा। इस बार फिर बीजेपी के ये दोनों नेता डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सम्राट चौधरी ने शपथ ली और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी और फिर वो अपनी कुर्सी पर चले गए। इसके बाद बारी आई विजय सिन्हा की। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। शपथ लेने के बाद विजय सिन्हा भी पीएम मोदी के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। यानी सरकार भले नई बनी लेकिन मुख्य चेहरे पुराने ही रहेंगे। सुशासन की सरकार सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाएगा, उनके विश्वास पर खरा उतरेगा। अब नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वादों को पूरा करने की है। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार इस बार भी जातीय फूलों का एक गुलदस्ता नजर आई है। जी हां, मंत्रिमंडल में हर जाति को साधने की कोशिश की गई और हर समाज तक संदेश भी पहुंचाया गया। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बाद 5 मंत्रियों को एक साथ शपथ दिलाई गई। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत। नीतीश सरकार में जिन 26 मंत्रियों को जगह दी गई है उसमें 15 पुराने थे तो 11 नए। 26 मंत्रियों की लिस्ट में 14 बीजेपी के, 8 जेडीयू के, 2 एलजेपी आर के और एक हम और आरएलएम के विधायक रहे। इस मंत्रिमंडल में 12 मंत्री ओबीसी और ईबीसी समाज से हैं, 8 सवर्ण हैं, 5 एससी हैं और जमा खान के तौर पर एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल किया गया। ये जनता का प्यार है, सबने नेता से प्यार किया है, नेता को चाहा, नेता ने काम किया है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में परिवारों का भी दबदबा दिखा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उन्हें मंत्री बनाया गया, तो वहीं जीतन राम मांझी के बेटे को दोबारा मंत्रिमंडल में जगह दी गई। और देखिए, अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उनके निशाने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रही। रघुराज सिंह ने कहा कि अलीगढ़ की इस यूनिवर्सिटी से आतंकवादी निकलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। रघुराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी दावा किया कि मदरसों और मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए। जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए। इधर विपक्ष ने बयान को भड़काऊ बताया कि हिंदू मुसलमान करते हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, उन्हें जनता के मुद्दों की परवाह नहीं है। हालांकि बीजेपी ने बयान को निजी बताकर मामले से पल्ला झाड़ लिया के। और आइए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर भाषाई विवाद जानलेवा होता जा रहा है। आरोप यहां पर यह है कि मराठी ना बोलने के बाद पिटाई से एक युवक इतना ज्यादा मानसिक तनाव में आ गया कि उसने सुसाइड कर लिया। अर्णव खैरे कल्याण ईस्ट के 30 गांव नाका इलाके का रहने वाला था। पिता का आरोप है कि मराठी ना बोलने पर लोकल ट्रेन में कुछ लोगों ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। इस पिटाई के बाद मानसिक तणाव में आए अर्णव ने घर लौटकर फांसी लगा ली। मुलगा नेहमीप्रमाणे कॉलेजला निघाला। सकाळी ट्रेनमध्ये बसून जात असताना त्याला ट्रेनमध्ये धक्काबुक्की लागत होती
तर समोर त्याच्या एक हिंदी भाषिक होता. आता तो कुठला होता ते मी असं सांगू शकत नाही की तो UPचाच होता की कुठला होता तो आणि त्याला मी सांगितलं माझ्यावर धक्का येतोय म्हणून तो त्याला हिंदीतून त्यांनी सांगितलं की भाई थोड़ा आगे धक्का दो. इधर पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है. एसीपी के मुताबिक मामले की तफ्तीश की जा रही है. सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं. और आइए फटाफट आपको बता देते हैं बिहार से जुड़ी अहम खबरें. बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद आज हो सकता है मंत्रालयों का बंटवारा. नए मंत्रिमंडल में सामाजिक और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश. नीतीश कुमार 10वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री. नीतीश के अलावा 26 और मंत्रियों ने शपथ ली है. सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने उप मुख्यमंत्री. आरजेडी का परिवारवाद को लेकर एनडीए पर निशाना. सम्राट चौधरी, संतोष सुमन, श्रेयसी सिंह समेत कई मंत्रियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा. कांग्रेस ने बिहार के 43 नेताओं को जारी किया कारण बताओ नोटिस. आज दोपहर 12 बजे तक मांगा है जवाब. विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का इन पर आरोप है. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आज से 2 दिन का सीमांचल दौरा. विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पहली बार बिहार पहुंचेंगे ओवैसी. पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक. और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई लोग शक के दायरे में हैं और इसी में से एक अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावाद सिद्दीकी भी हैं, जिनके 4 मंजिला के मकान पर बुलडोजर चलाने की अब तैयारी की जा रही है. दरअसल मध्य प्रदेश में महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जवाद अहमद सिद्दीकी के परिवार के नाम दर्ज एक आवासीय संपत्ति को अवैध निर्माण घोषित कर दिया. बोर्ड ने मकान पर नोटिस चस्पाकर 3 दिनों के भीतर अवैध हिस्सा ध्वस्त कराने का निर्देश दिया. साथ ही बोर्ड ने चेतावनी दी कि अगर निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित पक्ष से इस पर होने वाला खर्च भी वसूला जाएगा. महू के मुकेरी मोहल्ले में बना ये 3 मंजिला मकान जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता के नाम पर दर्ज है. इसमें अवैध रूप से बेसमेंट भी बनाया गया है. जवाद अहमद सिद्दीकी समेत पूरा परिवार करीब 25 साल पहले महू छोड़कर हरियाणा के फरीदाबाद शिफ्ट हो गया था. बावजूद इसके मकान में कुछ लोग रह रहे हैं जिन्हें नोटिस दिया गया. आपको बता दें कि दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों की पैनी नजर है. मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी समेत कई संदिग्धों का इस संस्थान से सीधा संबंध सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी को जांच का एपिसेंटर माना जा रहा है. कुछ दिन पहले ही ईडी ने जवाद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार भी किया. बात कर लेते हैं अब नेपाल की, जहां पर एक बार फिर टकराव के हालात पैदा हो गए हैं. इस बार जेनजी कम्युनिस्ट नेताओं से भिड़ गए हैं और हालात इतने ज्यादा यहां पर खराब हो चुके हैं कि कई इलाकों में कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया है. इस बार जेनजी के विद्रोह की तस्वीरें नेपाल के 12 जिले से आई. जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एयरपोर्ट पर एंटी गवर्नमेंट रैली को संबोधित करने पहुंचे, हालात बेकाबू हो गए. सैकड़ों युवा एयरपोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए और सीपीएन यूएमएल के कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ गए. पथराव और मारपीट से माहौल खराब हो गया और नौबत कर्फ्यू लगाने तक की आ गई. सड़क पर अब पुलिस का पहरा है. बुद्ध एयरलाइंस की सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. इधर पीएम सुशीला कार्की ने हिंसा पर अफसोस जताया. और वहीं दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों का अकेलापन दूर करने के लिए गौशाला यहां पर खोली गई है. जेल में बंद वो कैदी जिनसे मिलने के लिए कोई नहीं आता है, वो अब गायों के बीच अपना समय बिता पाएंगे. इस पहल की शुरुआत के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना और उनके साथ मंत्री आशीष सूद जेल की नई गौशाला पहुंचे. ये सिर्फ प्रशासनिक योजनाएं नहीं है, ये नई सोच का ऐलान है. एलजी सक्सेना के पहुंचने के बाद जेल के अधिकारियों ने उन्हें गाय और बछड़े के दूध पीने वाली शुभ मूर्ति भेंट की. इसके साथ एलजी ने गौशाला की गाय को तिलक भी लगाया. जेल में गौशाला खोलने की मुहिम काऊ थेरेपी के तहत की गई है, जिसके तहत गौशाला बनाकर जेल में कैदियों की मेंटल हेल्थ ठीक करने की कोशिश होगी. वो कैदी जो अकेलापन महसूस करते हैं, उन्हें गौशाला में लाया जाएगा. उस गौशाला में काम करके कैदी घी, दूध, छाछ और गाय के उपलों से होने वाले बिजनेस से कमाई भी कर पाएंगे. फिलहाल जेल की गौशाला में 10 गायों को रखा गया है. इनकी संख्या और आगे बढ़ेगी. कूनो नेशनल पार्क में भारत में ही जन्मी मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है, जो कि चीता प्रोजेक्ट की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है. सामने आई तस्वीरों में मादा चीता मुखी 5 शावकों के साथ कूनो नेशनल पार्क में आराम करती दिखी. वहीं एक्सपोस्ट के जरिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि सभी शावक स्वस्थ हैं.
उन्होंने 5 शावकों के जन्म को चीता री इंट्रोडक्शन इनिशिएटिव की बड़ी सफलता करार दिया। कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों के जन्म से अलग अलग प्रजाति के चीतों की आबादी बढ़ाने की उम्मीद को भी मजबूती मिली है। आपको बता दें कि साल 2022 में अफ्रीका से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया था। और देखिए 252 करोड़ के एमडी ड्रग्स मामले के तार अब अंडरवर्ल्ड से जोड़कर भी देखे जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी के बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन औरी मुंबई के घाटकोपर में क्राइम ब्रांच के दफ्तर नहीं पहुंचा। औरी के वकील ने एंटी नारकोटिक्स सेल में पुलिस से कुछ दिन का वक्त मांगा। एमडी ड्रग्स केस में गिरफ्तार आरोपी सलीम शेख ने अपने बयान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी का नाम लिया था और उसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से बताया था। सलीम शेख ने अपने बयान में कई खुलासे किए थे, जिसमें उसने एक दावा ऐसा भी किया था कि औरी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भांजे का खास दोस्त है। सलीम शेख ने यह भी दावा किया था कि औरी ड्रग्स लेता के औरी पर ड्रग्स की पार्टियों में शामिल होने का भी आरोप है। सलीम शेख ने पूछताछ में बॉलीवुड के कुछ सितारों के भी नाम लिए थे, जिन्हें क्राइम ब्रांच की टीम जल्द पूछताछ के लिए बुलाएगी। यूक्रेन के टर्नोपिल शहर में रशिया ने एक बड़ा हमला किया है। रूस ने 2 रिहायशी इमारतों पर मिसाइल दाग दी। इस हमले में 25 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 70 से अधिक लोग घायल हो गए। रात के अंधेरे में यूक्रेन का टर्नोपिल शहर धमाकों की आवाज से दहल उठा। रूस ने मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन की 2 इमारतों को निशाना बनाया। हर तरफ भगदड़ का माहौल था। इमारतों और उनके बाहर खड़ी गाड़ियों में भयंकर आग लग गई। हर जगह तबाही का मंजर नजर आ रहा था। देखते ही देखते इमारत एक खंडर में तब्दील हो गई। रात को शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह तक चलता रहा। हमले के बाद इमारतों में लगी आग इतनी भीषण थी कि कई घंटे बाद भी धुएं का गुबार नजर आया। इस हमले में कई लोगों की जलकर मौत हो गई, वहीं कई लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।